वेलकम स्टूडेंट। देखिए टॉपिक नंबर 2 टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे, आपको मिलेगा, इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किन्हें कहा जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज जो यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन समझेंगे और फिर महाराष्ट्र सीटी और जेडब्ल्यू नीट में कुछ बेसिक कंसेप्ट कहां यूज हो सकते हैं फ्लक्स के, वो आप और हम चल के सीखने वाले हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तब कैसा हो, या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तब फ्लक्स कैसे निकाला जाए। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से फील्ड और लाइंस को डिफाइन किया जाता है। वेलकम स्टूडेंट। देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेक्चर में चर्चा की थी कि जो 10th क्लास में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैग्नेट जैसा कि जिसे हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे बाहर मैग्नेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा देखा जा रहा होता है। मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल मैंने आपको समझाए। अभी हमने पिछले लेक्चर में यह देखा कि अगर साउथ के पास में अगर साउथ लाया जाए किसी दूसरे मैग्नेट का, या साउथ के पास में ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर नॉर्थ लाया जाए और साउथ लाया जाए बराबर, तो साउथ नॉर्थ में होता है अट्रैक्शन और साउथ साउथ में होता है रिपल्शन बराबर। तो ये जो रिपल्शन होता है ये मैग्नेट ए और ये मैग्नेट बी। अच्छा मैं बी को 1000 किलोमीटर दूर रख देता हूं, 1000 किलोमीटर, तो क्या बी और ए में इंटरेक्शन होगा क्या बी और ए में इंटरेक्शन होगा क्या? मुझे पक्का पता है आप बोलेंगे नहीं होगा सर। अरे जब बी और ए में इंटरेक्शन डिस्टेंस ज्यादा हो गई, नहीं हुआ, पास लाते गए आप पास लेके आए, एक सर्टेन डिस्टेंस पे अभी भी नहीं होगा। पर अब क्या होगा, जब आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाएंगे तो साउथ साउथ में रिपल्शन फीलिंग चालू हो जाएगी, हम रिपल्शन की फीलिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी बराबर है। जब रिपल्शन की फीलिंग इसमें स्टार्ट हुई, रिपल्शन महसूस होना स्टार्ट हुआ, फिर भी आप देखोगे यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर दिख नहीं रहा है तो यहां पर क्या है जो वो फोर्स लगा रहा है, जो वो रिपल्शन कर रहा है, यहां पर क्या है जो वो अट्रैक्शन कर रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे रिपल्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा रिपल्शन और अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन को एक नाम से बताया जा सकता है जिसे आप और हम फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेट के कहां पर है, नियर, विजिबल है या इनविजिबल है, तो ये इनविजिबल है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो किसी मैग्नेट के आसपास वो इनविजिबल फील्ड जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल लाने पर या तो रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। किसी एक मैग्नेट के पास का वो इनविजिबल फील्ड जहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर या तो क्या हो, अट्रैक्शन हो, या फिर क्या हो, रिपल्शन हो, इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। लेकिन अब सोचो मैं यहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन के लिए मैग्नेट लेके आया, लेकिन सोचो अगर मैं वुड लेके आता, वुड मतलब कोई दूसरा मटेरियल, तो क्या साउथ पोल इसे अट्रैक्ट या रिपल कर पाता? तो आप और हम जवाब देंगे जब हम इसे वुड लेके आते तो ना तो साउथ इसे अट्रैक्ट कर पाता ना या रिपल कर पाता। मतलब हर मटेरियल के साथ ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो या तो मैग्नेट होना चाहिए या मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो ये तो वो हो गया जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं, और ये हो गया जिससे हम कंफर्म कर रहे हैं। ये वो हो गया जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं और ये वो हो गया जिससे हम कंफर्म कर रहे हैं। हम जिससे कंफर्म कर रहे हैं बराबर है, एक वो रिक्वायरमेंट है, और जिसको कंफर्म कर रहे हैं दूसरी वो रिक्वायरमेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो इनविजिबल फील्ड जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इन जनरल इस डेफिनेशन के लिए यूनिट पोल लिया जा रहा होता है। जब भी हम यूनिट पोल की बात कर रहे होते हैं, छोटे से पोल की बात कर रहे होते हैं, तो इसे m0 से बताया जा रहा होता है बराबर है, m0 से बताया जा रहा होता है। अब ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से इस बात को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ को प्लस m, इसको माइनस m से बताया जाता है, प्लस m और माइनस m से बताया जाता है। मतलब पोल को हम बता रहे हैं प्लस m से और माइनस m से। तो पोल आगे हम डिस्कस करेंगे, पोल होता क्या है, बार मैग्नेट के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर यहां पे समझिए, नॉर्थ को प्लस m से बताते हैं और साउथ को माइनस m से बताते हैं। तो ये आ गया F पर यूनिट पोल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब समझिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, आपको एक टॉपिक दिया गया है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये लगभग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो प्रॉपर्टी होती है, लगभग वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी हो रही होती है। ये एक इमेजिनरी कर्व होता है जो हमें मदद करता है। दिस इज अ इमेजिनरी कर्व जो हमें हेल्प करता है क्या समझने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, कि मैग्नेट के पास में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो देखिए, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर नॉर्थ साउथ, ये आपके पास में बाहर मैग्नेट रख दिया जाए और आप मैग्नेटिक कंपास ले ले, मैग्नेटिक नीडल ले ले, तब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये लाइंस कुछ इस तरह से हो रही होती है, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ, नॉर्थ से बाहर की तरफ। तो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता क्या है? ये इमेजिनरी कर्व होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमें आइडिया देते हैं। किसका आइडिया देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने का। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को रख दिया, या चार्ज नहीं बोल रहा हूं, टेस्ट पोल को रख दिया, जैसे m0 को रख दिया, तो इस पोल पे लगने वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पता चल जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, हम लगने वाले फोर्स के बारे में बता सकते हैं। तो नॉर्थ से निकलती हुई पाई गई, साउथ की तरफ एंड होती हुई पाई गई, साउथ पर टर्मिनेट होती हुई पाई गई, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये पाई जाती है। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस इनके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व होते हैं। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ होते हैं और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ ऑब्जर्व किए जाते हैं। बराबर है? अगर मान लीजिए आपके पास में केवल कोई यूनिट पोल है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, हमने कहा था कि अगर एक मैग्नेट को ब्रेक भी किया जाए, मान लो एक मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया आपने, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो दो पार्ट में ब्रेक करने पर भी मैग्नेट का दो पोल डेवलप हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ। बराबर है? मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हम माने कि मान लीजिए यहां पर कोई नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल को प्लस m से बताया जाए, बराबर है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये m, n से बताइए या m से बताइए। अब हम क्या करते हैं, हम यूनिट पोल लेके आते हैं, मतलब प्लस नॉर्थ पोल लेके आ रहे होते हैं। ये भी आपके पास है m, मैं इसको कैपिटल M कह देता हूं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये बड़ा वाला पोल है, छोटा पोल है, छोटा पोल है, बहुत छोटा पोल है। ये इतना छोटा पोल है कि इसके कारण जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। हम इसकी मदद से टेस्ट कर रहे हैं, और किसको टेस्ट कर रहे हैं? हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। बराबर है? अब समझिएगा, मैं इस रास्ते से इस रास्ते पे पहुंचता हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या होना है? नॉर्थ में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? तो जब मैं इसको इसके पास में लेके आता हूं, इस रास्ते से लाता हूं, मान लीजिए, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये वाला पोल इसको रिपल करेगा और ये वाला इसको रिपल करेगा। लेकिन हम टेस्ट किसका कर रहे हैं? हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। इस रास्ते से लाए तो ऐसा, इस रास्ते से लाते तो ऐसा, इस रास्ते से लाते तो भी ऐसा, यहां से ऐसा। बराबर है? तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्थ पोल किसके कारण, नॉर्थ पोल के कारण लाइंस कैसे जा रही होती है? नॉर्थ पोल के कारण लाइंस हम कह रहे होते हैं ये बाहर की तरफ बताई जा रही होती है। ठीक है? अब मान लीजिए ये साउथ होता, ये मान लीजिए साउथ होता, एस कहते हैं, माइनस एम कहते हैं। अगर मैं इसे माइनस एम कहता और यहां पर प्लस एम नॉट होता, तो बताओ क्या होता था भाई? ये प्लस एम, ये माइनस एम, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करता, इस पाथ पर आता, इधर की तरफ से आते तो इस तरफ से अट्रैक्शन होता, इधर की तरफ आते तो इस तरह से अट्रैक्शन होता। बराबर है? तो कुछ इस तरह से अट्रैक्शन ऑब्जर्व किए जा रहे होते थे। अब यहां पे एक बात नोटिस करो कि अगर आपने यहां पर इमेजिनरी सरफेस बना दिया, जब आपने सरफेस बनाया तो सरफेस और ये लाइन जो निकल रही है, ये स्फेरिकल सरफेस का और लाइन का कितना एंगल बन रहा है? तो 90 डिग्री इसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर बाहर आ रही होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किससे? सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर बाहर आ रही होती है।
या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से कितने एंगल पर अंदर एंटर कर रही होती है, तो 90 डिग्री एंगल पर अंदर एंटर कर रही होती है, बराबर है। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव द सरफेस एट 90 डिग्री एंड टर्मिनेट एट द सरफेस 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मान लीजिए दो नॉर्थ पोल पास में रख दिया जाए, तो दो नॉर्थ पोल पास में रखने पर क्या ऑब्जर्व किया जाता है, या दो साउथ पोल रख दिए जाए, जैसा कि अपने बाहर मैग्नेट के दो पोल देखिए, बराबर है, नॉर्थ और साउथ। मान लीजिए नॉर्थ पोल है और मान लीजिए किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो हम इसको ऐसा बताते हैं प्लस और प्लस, ठीक है। प्लस मतलब समझ जाइएगा नॉर्थ पोल है, प्लस मतलब समझ जाइएगा नॉर्थ पोल है, और मैं प्लस एम कह रहा हूं। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन इज ऑब्जर्व लाइक दिस, ठीक है। सरफेस से परपेंडिकुलर निकलते हुए लाइंस कुछ इस तरह से बताई जा रही होती है नॉर्थ नॉर्थ के। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जबरदस्ती भी की और नॉर्थ नॉर्थ पोल को पास में लाके और पकड़ के रखना चाहा, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपने फोर्स लगाया और इसको छोड़ दिया तो ये दोनों दूर जाएंगे या पास आएंगे? छोड़ देने पर दोनों दूर चले जाएंगे, मतलब नेचुरल स्टेट इनकी दूर जाना चाहेगी, स्टेबल होना चाहेगी। पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि इनके लाइंस के पैटर्न्स कुछ इस तरह से मिल रहे होते हैं। अच्छा, आपके मन में भी चलेगा सर पैटर्न बनाते कहां से? कुछ भी नहीं, आप दोनों मैग्नेट को रख दो, यहां पर मैग्नेटिक कंपास लेके आना शुरू करो, मैग्नेटिक कंपास से प्लॉटिंग होगी तो लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मिलेंगे, बराबर। अगर ये दोनों साउथ होते थे तो दोनों के साउथ होने पर, मतलब मैं कह रहा हूं माइनस से, लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की तरफ टर्मिनेट होते हुए बताए गए जाते, ठीक है, अंदर की तरफ टर्मिनेट होते हुए बताए जाते हैं नॉर्थ साउथ के कारण। तो मैग्नेटिक लाइंस अगर मान लो ऐसा कहा जाए, तो देखो यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करो, क्या ये फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? क्या आपस में इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है? थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये सिक्स्थ लाइन, बराबर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, देखो 1 और 2 आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, 2 और 3 आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बराबर। 3 और 4 आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, 4 और 6, फिफ्थ और 6 आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये तो दूर जाती हुई दिख रही है। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लीजिए ये एरिया और ये एरिया है, लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ एरिया से लाइन ऐसे भी पास हो, ये S1 और S2 लाइंस ऐसे पास हो, ऐसे पास हो, ये S1 और S2, बराबर। अब ये कहता हूं कि यहां पर S1 एरिया और S2 एरिया दोनों से लाइंस कितनी पास हो रही है, काउंट करो। इससे 4 लाइन, इससे 4 लाइन, लेकिन इसमें ज्यादा एरिया है या इसमें ज्यादा एरिया है? तो S2 बड़ा एरिया है, S1 छोटा एरिया है, तो हम कहेंगे S2 से 4 लाइन पास हो रही है, S1 से भी 4 लाइन पास हो रही है। तो हम क्या कहने वाले, समझना ध्यान से, हम कहने वाले हैं कि यहां फील्ड डेंसर है, यहां फील्ड रेरर है, यहां फील्ड पास पास है, यहां फील्ड दूर दूर है, यहां फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, यहां फील्ड डेंसिटी कम है, यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पर वीक फील्ड है, बराबर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एक सिंगल पोल के कारण, जैसे कि ये हो गया आपके पास, मैंने अभी रखा था, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो हम बता रहे थे कि मोनोपोल तो हालांकि एग्जिस्ट करते नहीं है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझाया जा रहे हैं कि नॉर्थ से लाइंस निकली, पर क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th लाइन जो भी बताई जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि ये वाली लाइन आपस में कुछ तरह से इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है? देखो भाई, इंटरसेक्ट अपने आप से एक ही पोल के कारण नहीं कर रही है, पर मान लीजिए ऐसा होता था कि एक नॉर्थ पोल और होता था, तो हो सकता था इस नॉर्थ पोल के कारण लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हो, और इस नॉर्थ पोल के कारण जो लाइंस है वो आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है ना। तो एक सिंगल मैग्नेट के कारण पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब किसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है तो देखो, एक इसकी डायरेक्शन B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2, दोनों के बीच में एंगल थीटा, मतलब अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा B12 स्क्वायर इक्वल टू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर ट्वाइस B1 B2 cos थीटा। इसका मीनिंग हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सिंगल पोल डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, अपने आप से इंटरसेक्ट नहीं करती,
अगर ये कोई दूसरे पोल्स हो तो उनके कारण इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका सीधा मतलब होता है कि उस जगह पे दो फील्ड एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी इंटरसेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में समझा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप के बताए जाते हैं? तो देखिए, कई बार मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, कई बार मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये रहा आपके पास में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी है जिनके बीच में डायरेक्शन है राइट और इनके बीच में सब में इक्वल गैप है, तो इन फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाएगा। अब देखो, अगर ऐसा हो गया, ये पास पास है और अगली बार ये दूर दूर है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? हर जगह पे गैप इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां मैग्नीट्यूड पास पास है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पर दूर दूर है मतलब वीक फील्ड है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से जाते हुए बताई जाए। ऐसे केस में वापस से देखिए आप, पहली बात तो डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो इसे तो हम सीधा सीधा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहने ही वाले। दिस फील्ड विल बी यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, दिस फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ऐसा कहा जाने वाला है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इजीली पहचाना जा सकता है। जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ ना बदले, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। बराबर। देखिए, उसी टॉपिक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाद में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस से दो नॉर्मल पॉसिबल है, एक इस नॉर्मल इस डायरेक्शन में पॉसिबल, एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ये नॉर्मल n1 और ये नॉर्मल n2। बराबर। मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही है। अब मैं पूछता हूं, ये सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, बराबर, तो परपेंडिकुलर जा रही है या अलोंग द नॉर्मल जा रही है? B इज परपेंडिकुलर टू सरफेस और B इज अलोंग नॉर्मल। तो जो लाइंस सरफेस से जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, मान लीजिए मैं इसका पूरा सरफेस एरिया मान लेता हूं, लेट आई अज्यूम द सरफेस एरिया इज ds। ठीक है, तो कितनी लाइंस पास हो रही है? B लाइंस पास हो रही है। कितने सरफेस से पास हो रही है? ds सरफेस से पास हो रही है। बराबर। तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्लक्स कहा जाएगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एट 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर is called magnetic flux, is called which flux? magnetic flux। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना। अब जरूरी तो नहीं कि मैग्नेटिक लाइन हमेशा ऐसे पास हो। मान लीजिए सरफेस है इस तरह से, ठीक है, इसका नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से मैग्नेटिक लाइन सपोज बी एंगल पर पास हो, थीटा एंगल पर पास हो रही है और इसका सरफेस ds आपके पास में। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, थीटा एंगल पर पास हो रही है, तो क्या ये वाला जो लाइन है ये नॉर्मल के अलोंग है क्या? तो हमें तो वो लाइन चाहिए जो नॉर्मल के अलोंग हो या सरफेस से परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल के अलोंग कैसे निकाला जाए? मान लीजिए ये बी आपके पास है, तो मैं कहता हूं बी थीटा है, तो बी अलोंग नॉर्मल, इसे ऐसा कहा जा सकता है, आई कैन राइट बी अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा कहता हूं बी अलोंग द नॉर्मल के लिए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अलोंग द नॉर्मल निकाला जा सकता है मॉड बी कॉस थीटा। तो बी अलोंग द नॉर्मल बराबर कितने एरिया से? ds एरिया से। क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? फ्लक्स कहलाएगा। इसे फ्लक्स कहा जा सकता है। अब फ्लक्स ds मॉड बी कॉस थीटा, और आप और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इसे कहा जा सकता है, तो फ्लक्स को कहा जा सकता है। बराबर। तो फ्लक्स को बताया जा सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एट 90 डिग्री एंगल। सो हम ये कह सकते हैं डी फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है
अभी हम लोगों ने लिखा मॉड बी मॉड डी एस कॉस थीटा। केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 होता है +1, कॉस 0 +1 होता है तो इसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम कहा जाता है, तो मिनिमम कहा जाता है, तो मैक्सिमम कहा जाता है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू होगी मॉड बी मॉड डी एस कॉस 0। तो फ्लक्स होगा आपके पास मॉड बी मॉड डी एस, और ये फ्लक्स की कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलके आएगी। सो दिस विल बी कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, केस सेकंड की हम बात करें। केस सेकंड में जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। तो फ्लक्स को लिखा जा सकता है मॉड बी मॉड डी एस कॉस 90, और कॉस 90 0 है तो डी फाई दैट इज इक्वल टू 0। और केस थर्ड की हम बात करें। केस थर्ड में अगर बोला जाए कि थीटा 180 डिग्री है, थीटा इज 180 डिग्री, तो cos 180 इक्वल टू -1 को कहा जाएगा मिनिमम वैल्यू। सो फ्लक्स मॉड बी मॉड डी एस cos 180, सो फ्लक्स को कहा जा सकता है माइनस मॉड बी डी एस। तो हमने ये भी सीखा फ्लक्स 3 तरह का है, पॉजिटिव है, जीरो है और नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या, नॉर्मल की डायरेक्शन में। भाई पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या, कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम सेम है। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम सेम है, मतलब ये रहा नॉर्मल और ये रहा फील्ड। अच्छा, जीरो फ्लक्स का मतलब क्या, नॉर्मल ये रहा और फील्ड यहां से जा रहा है, मतलब ये सरफेस का नॉर्मल है, बराबर है। अब फील्ड मान लीजिए ऐसे पास हो रहा है, ऐसा, तो सिंपली बात है कि ये सरफेस, अगर मान लो सरफेस यहां पर और फील्ड ऐसा पास हो रहा है, तो पास होगा क्या कभी इससे, तो पास होगा ही नहीं, यहां तो जाएगा ही नहीं। और तीसरा है नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग, कि नॉर्मल इस तरफ है और मैग्नेटिक लाइन से इस तरफ है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स कहा जा सकता है। देखिए, इसी फ्लक्स की डेफिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को भी समझाया जा सकता है। और कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर यूनिफॉर्म नहीं होता है। जब यूनिफॉर्म नहीं हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तब हम इंटीग्रेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज गिवन एज फ्लक्स, ठीक है। और डी फाई इक्वल टू मॉड बी मॉड डी एस कॉस 0 से मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा डिफाइन किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए चलते हम स्क्रीन की तरफ और बहुत सारी बातें समराइज करते हैं इस लेक्चर की स्क्रीन पर। वेलकम स्टूडेंट, बोर्ड पर लेक्चर समझने के बाद समराइज करते हैं कि हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, और सिमिलरली मैग्नेटिज्म में क्या है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती नेगेटिव पे पहुंचती है, तो यहां पर नॉर्थ से निकलकर साउथ पर पहुंचती है। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आगे इस तरह से आपको बताई जाएगी। देखिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बार मैग्नेट की हो या किसी करंट कैरिंग लूप की हो, तो करंट कैरिंग लूप हो या सोलेनॉइड हो, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म अ क्लोज लूप। सोलेनॉइड और मैग्नेट की क्लोज लूप फॉर्म कर रही होती है। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो नेगेटिव पर पहुंचती है। वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और कहां तक पहुंचती है, साउथ पर। हमने कहा था कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिट पोल को छोड़ दिया तो वो पोल उस कर्व के अलॉन्ग मोशन करता हुआ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब आप क्या कीजिए, अगर आप फील्ड के अंदर किसी यूनिट पोल को रख देते हैं तो उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन है टेंजेंट बना दो उस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है वो वहां पर फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर जितनी लाइंस उस एरिया से पास हो रही होती है वो उसके बारे में जानकारी दे रही होती है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है। ये बात भी हम सीख चुके थे अभी। देखिए, हमने फिर आपने और हमने सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन किया था, दैट वाज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। 1 टेस्ला और गॉस का रिलेशन सीधा ये बताया जाता है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में आगे समराइज करते हैं हम कि महाराष्ट्र सिटी नेट और जेडब्ल्यू में अगर थ्योरी पढ़ना चाहें तो किस तरह से हो सकता है। तो डेफिनेशन देखिएगा, हमने क्या कहा,
द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में पहला केस हमने ये देखा था कि सरफेस से लाइंस कैसी जा रही हो, परपेंडिकुलर जा रही हो। हमने इसकी यूनिट समझी कि मैक्सवेल, इसकी यूनिट जो बताई जा सकती है कि फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर यूनिट होती है, एसआई यूनिट, और मैक्सवेल होती है इसकी सीजीएस यूनिट। वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकंड केस पढ़ा था कि जरूरी तो नहीं कि हमेशा फ्लक्स सरफेस से 90 डिग्री पर ही हो या परपेंडिकुलरली हो। तो इस केस में देखो थीटा एंगल जब होता है तो फील्ड का हमने cos थीटा कंपोनेंट लिया था, या वो कंपोनेंट लिया था फील्ड का जो नॉर्मल के अलॉन्ग है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास में जो रिजल्ट निकल कर आया था वो आया था ए बी cos थीटा, बराबर है। ए मतलब एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मान लो एक ही कॉइल है तो फ्लक्स है बी ए cos थीटा, लेकिन n नंबर ऑफ कॉइल है तो फ्लक्स बी ए cos थीटा नहीं कहलाता है, वो कहलाएगा n मल्टीप्लाई बाय ए बी cos थीटा, मतलब n टाइम्स फ्लक्स बढ़ जाता है। फ्लक्स के फिर बाद में आपने और हमने डिफरेंट केसेस देखे कि एंगल चेंज होने पर फ्लक्स की वैल्यूज किस तरह से बदलती है। पहला केस देखा थीटा 0 होता है तो फ्लक्स cos 0 + 1 बी ए हो जाता है। थीटा 90 होने पर फ्लक्स हम बात कर रहे होते हैं 0 होता है, और थीटा 180 डिग्री होने पर तो फ्लक्स हम बात कर रहे होते हैं नेगेटिव फ्लक्स होता है, जबकि यहां पर माइनस बी आना चाहिए था। तो फ्लक्स के सारे टाइप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 ये पॉसिबल हो सकते हैं। और ये होने के बाद में हमने देखा था कि अगर छोटे एरिया से फ्लक्स निकालना हो, तो हालांकि तो हमने छोटे एरिया से डिफिनेशन स्टार्ट की थी, तब स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए आप स्मॉल सरफेस एरिया भी ले सकते हैं, और स्मॉल सरफेस एरिया की मदद से फ्लक्स को समझा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो आप इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तब उस केस में इंटीग्रेशन के माध्यम से फ्लक्स को निकाला जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।